दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज से मैं आप लोग को हिंदी भी पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग स्पीड बिलो चैनल पर जुड़ना ना भूलें। स्पीड बिलो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग इसी चैनल पर इसी तरह जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हिंदी बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं और फिर पढ़ना शुरू करते हैं। संघर्ष उस नन्हे बीज से सीखिए, संघर्ष उस नन्हे बीज से सीखिए जो जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है। संघर्ष उस नन्हे बीज से सीखिए जो जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है, जब तक धरती का सीना चीर कर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता। इसका अर्थ यह हुआ, संघर्ष उस नन्हे बीज से सीखिए। कहने का मतलब ये हुआ, संघर्ष उस छोटे बीज से सीखिए जो जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है। मतलब धरती के अंदर होते हुए भी वो लड़ाई लड़ता है, जब तक धरती का सीना चीर कर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता। कहने का मतलब ये हुआ, जब तक वो धरती के ऊपर नहीं आ जाता, तब तक वो अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर पाता है। तो फिर आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी की इस पहली क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा क्या होती है और व्याकरण कितने प्रकार का होता है। व्याकरण की परिभाषा शुरू करते हैं। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना तथा समझना आता है, व्याकरण कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना और समझना आता है, व्याकरण कहलाता है। जैसे मोहन कॉलेज जाती है तथा उसी कॉलेज में रेखा भी पढ़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि मोहन जो है वो पुल्लिंग है और रेखा स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग में जाति की जगह अर्थात मोहन कॉलेज जाता है और रेखा स्त्रीलिंग है, तो रेखा पढ़ती है। अब आगे चलते हैं। व्याकरण के प्रकार। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें वर्ण, शब्द, पद और वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें वर्ण, शब्द, पद और वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण के 4 अंग हैं। आइए अब हम देखते हैं वो 4 अंग कौन कौन से हैं। वर्ण, जिसे हम कहते हैं अक्षर, शब्द, और तीसरा है पद, और चौथा क्या हुआ आपका, वाक्य। अब हम वर्ण की परिभाषा देखते हैं। वर्ण, अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे का, खा, आ और बा। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे का, खा, आ और बा। अब दूसरी परिभाषा पर चलते हैं। शब्द। वर्णों के उस समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के उस समूह को शब्द कहते हैं जिसका सार्थक अर्थ होता है। जिसका क्या होता है दोस्तों, सार्थक अर्थ होता है। जैसे सोहन, दिल्ली, वृक्ष, राजधानी आदि। आइए अब आगे चलते हैं पद पर। वचन, लिंग, विभक्ति, काल इत्यादि की योग्यता रखने वाले शब्दों को पद कहते हैं। वचन, लिंग, विभक्ति, काल इत्यादि की योग्यता रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। जैसे राकेश पुस्तक पढ़ता है, राकेश पुस्तक पढ़ता है। यही आपका वचन, लिंग, विभक्ति, काल इत्यादि की योग्यता रखने वाला शब्द है। आइए अब चौथे नंबर पर चलते हैं। वाक्य।
शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसका सार्थक अर्थ होता है। जिसका क्या होता है? सार्थक अर्थ होता है। जैसे राकेश पुस्तक पढ़ता है, इसका क्या हुआ? एक सार्थक अर्थ हुआ। तो ये सब क्या था दोस्तों? व्याकरण, व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के प्रकार और व्याकरण के जो 4 अंग थे उनकी परिभाषा। एक बार आप सब लोग फिर से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और कॉपी कलम लेकर ज़रूर बैठें, जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। आप इसको पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। लिखने से ये होता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा और आप लोग कभी भी कॉपी खोल कर देख सकते हैं। और जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, जैसे यूपी पेट हुआ, यूपीपी हुआ इत्यादि। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। स्पीड बिलो वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वर्णमाला से शुरू करते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला की तालिका। जैसे स्वर, स्वर कितने प्रकार का होता है? और व्यंजन, व्यंजन कितने प्रकार का होता है? स्वर 2 होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और व्यंजन, व्यंजन 5 प्रकार का होता है, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसमें कितने आते हैं? ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और ओ। इसमें इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। जैसे आपका क्या हुआ? बड़ा आ, ये क्या हुआ? दीर्घ हुआ। और छोटा आ ह्रस्व स्वर हुआ। बड़ी ई क्या हुआ आपका? दीर्घ स्वर। उसके बाद देखिए व्यंजन में, व्यंजन में स्पर्श व्यंजन। का वर्ग से पा वर्ग तक, जो का वर्ग से पा वर्ग तक आते हैं और तथा इया और ड़ा, इन सबको मिला के 25 और प्लस 27 बराबर 25 प्लस 7, ये कितना हुआ आपका? पूरा 27 हुआ। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये कितने हैं? ये 4 हैं। और ऊष्म व्यंजन स, खटी श और है, ये कितना हुआ आपका? ये 4 हुआ। और आगत व्यंजन में ज और फ। और संयुक्त व्यंजन में छ, त्रि, यानी ऋषि, इसमें कितना हुआ? इसमें 4 और इसमें आपका कितना हुआ? 2 हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। स्पर्श में 25 हो गया आपका, अंतस्थ में 4 हुआ और ऊष्म में 4 हुआ। इया और वर्ग को छोड़ करके व्यंजन आपका कितना हुआ? 33। स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11 और कुल व्यंजनों की संख्या 41। पूरा मिला के कितना हुआ? 52। आप लोग वीडियो को देखते भी रहिए और अपनी कॉपी में उतारते भी रहिए, जिससे आप कॉपी में कभी भी देख सकते हैं। जब आपका एग्ज़ाम पास हो तो आप कॉपी में इसे देख सकते हैं। इसे पढ़ते रहिए, आज नहीं तो कल आप लोग को सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। आइए फिर से देख लेते हैं एक बार। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब आगे देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं।
वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? क्या आप लोग बताएंगे कितने वर्ण होते हैं? आप लोग बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग को पता है और कुछ लोग को नहीं पता है। हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या, वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, जो मैं आप सबको ऊपर में बता चुकी हूँ। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से देखें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे स्वर कहलाते हैं। अब फिर से आगे चलते हैं। स्वरों के प्रकार। क्या दोस्तों? स्वरों के प्रकार। मूल, ह्रस्व और लघु स्वर। मूल, ह्रस्व और क्या? लघु स्वर। ये एक मात्रा वाले होते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये कितने मात्रा वाले शब्द हैं? एक मात्रा वाले। आपका दीर्घ स्वर। क्या? आपका दीर्घ स्वर। दो मात्रा वाले शब्द, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। और प्लुत स्वर, तीन मात्रा वाले शब्द, जैसे ओम, रडार, ओम, रडार। ये कितने मात्रा वाले शब्द हैं? तीन मात्रा वाले शब्द। इसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। आइए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, वे क्या कहलाते हैं? वे लघु स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता हो। क्या दोस्तों? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता हो वह क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ। आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, रडार। क्या? ओम और रडार। अब आगे चलते हैं। जिन स्वरों की संख्या 11 होती है वे अयोगवा दो स्वर होते हैं। कुल स्वर 13 होते हैं। कुल कितने स्वर होते हैं? 13 होते हैं। जिन स्वरों की संख्या 11 होती है वे अयोगवा और दो स्वर होते हैं। कुल स्वर 13 होते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, व, अंक और आ। कुल मिला के कितने हुए? 13। कुल मिला के आपके 13 हुए। अब अंक मतलब अनुस्वार। ये क्या है? ये अनुस्वार है। और तथा विसर्ग, जिसमें दो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विसर्ग कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम लोग। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रही हूँ और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वाकई में आप लोग गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बस आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे। मैं आप लोगों को हर रोज़ अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगी और आप लोग वीडियो देखते रहिए। एक बार फिर से आप लोगों को मैं मोटिवेट करती हूँ। ना कभी भागें, ना कभी रुकें, ना कभी भागें, ना कभी रुकें, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। क्या है? यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, आप लोग हमेशा मोटिवेट रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। हमारे इस बिलो चैनल पर आप लोग बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।